डीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास के बारे में। भारतीय इतिहास से संबंधित या इतिहास विषय से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। और इस चैनल पे आपको इतिहास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी विषयों के बारे में जानकारी मिलेगी। आज हम इतिहास शुरू कर रहे हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिस्ट्री हिस्ट्री के अंदर एक शब्द यूज होता है, हिस्टोरिया। हिस्टोरिया जो है ग्रीक भाषा का वर्ड है, यानी कि यूनानी जो भाषा है उसका एक वर्ड है। हिस्टोरिया का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करके या फिर जांच पड़ताल करके जानकारियों को इकट्ठा करना। तो हिस्टोरिया जो शब्द है, हेरोडोटस, जिन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है, उन्होंने ये शब्द सबसे पहले यूज किया था। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। 5वीं शताब्दी के अंदर इन्होंने एक किताब लिखी थी हिस्टोरिका। उस हिस्टोरिका नामक किताब के अंदर इन्होंने सबसे पहले इतिहास के बारे में जानकारी दी थी। सबसे पहले जानकारी देने के कारण ही इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। भारतीय इतिहास या कोई भी इतिहास के बारे में हमें जानकारी विभिन्न स्रोतों के आधार पर प्राप्त होती है। इतिहास के स्रोतों को अगर हम वर्गीकृत करें तो दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जो भाग है उसको हम बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, और दूसरा है साहित्यिक स्रोत, यानी कि लिटरेरी सोर्सेज। पुरातात्विक स्रोतों की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। पहला मिलता है अभिलेख। अभिलेख का मतलब होता है अ, विभिन्न प्रकार के पत्थरों पे या किसी चीज पे, शिलाओं पे लिखे गए लेख को अभिलेख कहते हैं। दूसरा है स्मारक। स्मारक का मतलब होता है मॉन्यूमेंट। जैसे कोई भी स्मारक हो सकती है। सिक्के, यानी कि विभिन्न राजा जो अपने कार्यकाल में जो सिक्के चलाया करते थे, तांबे के, सोने के, चांदी के, वो सिक्के हमें मिले हैं। कुछ मूर्तियां मिली है हमें, जैसे हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कुछ मूर्तियां मिली है, या दूसरी जो सभ्यता है। पांचवा है इसमें अवशेष। अवशेष का मतलब फॉसिल्स, जो धरती के नीचे दबे अवशेष, उनसे हमें जानकारियां मिलती है। अगर वहीं हम साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो इसमें आ जाते हैं 3 प्रकार के स्रोत। पहला है धार्मिक स्रोत। धार्मिक स्रोतों की बात करें तो यानी कि रिलीजियस सोर्सेज जो है, जैसे रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, ये सभी धार्मिक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें गैर धार्मिक स्रोतों की, तो जो गैर धार्मिक स्रोत होते हैं, नॉन रिलीजियस रिसोर्सेज, जैसे कि महाकवि कालिदास का अभिज्ञान शुकुंतलम है, या फिर विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस है। इस तरह की जो चीजें हैं वो गैर धार्मिक स्रोतों के अंतर्गत आती है। तीसरे प्रकार के अगर हम विवरण इनकी बात करें स्रोतों की, तो उसमें आता है विदेशियों का विवरण। हमारे भारत के अंदर कई सारे विदेशी भी आकर के यहाँ पर रहा करते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे, जैसे तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर। जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में पाहियान आए थे, ऐसे विभिन्न कालों में अलग अलग विदेशी यहाँ पर आए हैं और रह करके गए। उन्होंने भी भारत के इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी है। इसमें पाहियान, वेनसांग सिंह, मार्को पोलो, अलग अलग तरह के विदेशी यहाँ पर आए थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो इसको मिटा देता हूँ और फिर हम आगे चलते हैं। अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में हम सिर्फ उन घटनाओं का वर्णन करते हैं जिनके बारे में हमें लिखित विवरण प्राप्त है, या फिर उनके प्रातात्विक स्रोत के साथ साथ लिखित विवरण भी प्राप्त है, तो उन्हीं को सिर्फ इतिहास कहा जाता है। अगर इतिहास की बात करें तो सुविधा के हिसाब से, यानी अध्ययन की दृष्टि से, हम इतिहास को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहले को बोलते हैं प्राचीन भारत, दूसरे को बोलते हैं मध्यकालीन भारत, तीसरे को बोलते हैं आधुनिक। भारतीय इतिहास को अगर हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से देखा जाए तो 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग है प्राचीन भारत, दूसरा भाग है मध्यकालीन भारत, और तीसरा भाग है आधुनिक भारत। प्राचीन भारत की अगर हम बात करें तो प्राचीन भारत को भी आगे हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहले को हम बोलते हैं प्रागे ऐतिहासिक काल,
दूसरे को बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरे को कहा जाता है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वो काल है जो मनुष्य का शुरुआती काल है, सबसे आरंभ का काल, उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसके हमारे पास पुरातात्विक स्रोत तो है, इसके हमारे पास पुरातात्विक स्रोत तो है, लेकिन लिखित विवरण नहीं है। इसके लिखित स्रोत नहीं है। प्रागैतिहासिक काल मनुष्य के आरंभिक काल को कहा जाता है, जिसमें हमारे पास पुरातात्विक स्रोत तो है लेकिन लिखित स्रोत नहीं है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। अगर आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसका पुरातात्विक स्रोत भी है, लिखित विवरण भी है, लेकिन इसकी लिपि को पूरी तरह से अभी नहीं पढ़ा जा सका। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, यानी कि हिस्टोरिक पीरियड। इसके हमारे पास पुरातात्विक स्रोत भी है, लिखित विवरण भी है, और इनको पढ़ भी लिया गया है। तो अगर हम बात करें भारतीय इतिहास के बारे में, तो इतिहास को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत को भी हम फर्दर 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, यह मनुष्य के आरंभ का काल है। इसमें हमारे पास पुरातात्विक स्रोत है, लेकिन इसका कोई लिखित स्रोत नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे लेखन कला का विकास नहीं हो पाया था। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें हमारे पास पुरातात्विक स्रोत है, लिखित स्रोत है, लेकिन लिखित स्रोतों को पूरी तरह से भी पढ़ा नहीं जा सका है इसमें। जैसे हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है, इसके अभी सारी जो लिपि को पूरी तरह से पढ़ने में सफलता हासिल नहीं की है। तीसरा है ऐतिहासिक काल, इसमें प्रातात्विक स्रोत भी है, लिखित स्रोत भी है, और इनको पढ़ने में भी सफलता हासिल की जा चुकी है। प्रागैतिहासिक काल को इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और इसको कहा जाता है हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, तो अभी आप इसको उतार लो, फिर हम आगे चलते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल, सबसे पहले हमने पढ़ा था भारतीय इतिहास के बारे में। भारतीय इतिहास को हमने 3 कैटेगरी में बांटा। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत, तथा तीसरा है आधुनिक भारत। प्राचीन भारत को फिर हमने बांटा 3 कैटेगरीज के अंदर। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा था ऐतिहासिक काल। फिर प्रागैतिहासिक काल को भी हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल, और तीसरा है नवपाषाण काल। पुरापाषाण, पाषाण जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। यानी कि पत्थरों का काल, यानी कि मनुष्य जो है उस टाइम से पत्थरों के बारे में जानकारी रखता था, पत्थरों के बड़े बड़े औजार बनाया करता था, और पत्थरों की गुफा में रहा करता था, नदी के किनारे रहा करता था। ठीक है, तो ये है पुरापाषाण काल, यानी कि पत्थरों का काल। दूसरा था मध्यपाषाण काल, इसको बोलते हैं पैलियोलिथिक पीरियड, इसको बोलते हैं मीसोलिथिक पीरियड, और इसको बोलते हैं न्यूलिथिक पीरियड। मध्यपाषाण काल जो है वो है 8000 बीसी से लेकर के 4000 बीसी। बीसी का यहाँ पर मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जब ईसा मसीह को जन्म लेने के अभी 8000 साल बाकी थे, तब की घटना है ये। और तब तक जब ईसा मसीह को जन्म लेने में 4000 वर्ष बाकी थे, तब तक की ये घटना है मध्यपाषाण काल। तीसरा है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का जो टाइम है वो है 4000 बीसी से लेकर के 2500 बीसी। तो ये है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के अंदर पाषाण काल को हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया: पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। इन तीनों कालों को हम आगे आने वाली वीडियो में डिटेल्स में पढ़ेंगे। जैसे पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार कर लिया, नवपाषाण काल में उन्होंने पहिए का आविष्कार कर लिया, तो और कृषि के बारे में भी मनुष्यों को जानकारी होने लगी। तो नवपाषाण काल में वो प्रॉपर घर बना करके रहने लगे।
कृषि का आविष्कार उन्होंने कर लिया तो कृषि में रहने लगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे आने वाले वीडियो में इनको पर्टिकुलर एक एक टॉपिक को पूरा विस्तृत पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है दूसरा को हम कह सकते हैं ताम्र पाषाण यानी कि कॉपर एज। यहाँ तक आते आते जो मनुष्य था, मनुष्य ने जो है तांबे के बारे में से जानकारी मिल गई। तांबे धातु का उसने सबसे पहले प्रथम प्रयोग करा तांबे का। तो ये जो है ये है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर आ जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी है। कई सारी किताबों में आपको इसमें थोड़ा सा डिफरेंस मिल सकता है 2400 से लेकर के 1700, लेकिन जो सर्वमान्य तिथि है ये है एनसीईआरटी के हिसाब से 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी। इसको भी आने वाले वीडियो में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है राय बहादुर दयाराम साहनी ने तथा रखाल दास ने मिलकर के की थी। सन 1921 की बात है। इसके जो बड़े बड़े नगर हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, राखीगढ़ी, लोथल, ये सारी चीजों के बारे में आने वाले वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा इसमें आ जाता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता है 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी। अगर हम वैदिक सभ्यता की बात करें इसको भी हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहले को बोलते हैं ऋग्वैदिक काल और दूसरे को बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। तो ये हो गई वैदिक सभ्यता। एक इतिहास के व्यक्ति थे, उनका नाम था मैक्स मुलर। मैक्स मुलर का कहना था कि जो आर्य लोग थे वो बाहर से आए थे और मध्य एशिया से आए थे वो, तो उन्होंने यहाँ पर वैदिक सभ्यता का प्रचार करा, वैदिक सभ्यता को अपनाया। उसके अंदर उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। तो ये जो दोनों घटनाएं आ जाती है ये आ जाती है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंदर, आद्य ऐतिहासिक काल। फिर आ जाता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जो हमारा 600 बीसी से लेकर के 712 ईस्वी। अभी 712 ईस्वी आ गया। ईस्वी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद। जैसे कि हम यहाँ पर जीरो है, तो जीरो जो है जो हम कैलेंडर यूज करते हैं उस कैलेंडर को बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। यानी इट इज द पीरियड इन विच द जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न। यानी कि जीरो जो है अंग्रेजों ने जो कैलेंडर बनाया था इसमें जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। इससे पहले की घटनाओं को हम रिलेट करते हैं। जैसे इसका मतलब है 2500 बीसी का मतलब ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले। इसके बाद जितनी भी घटनाएं हमारी सारी बढ़ते हुए क्रम में चलेगी, बढ़ते क्रम में, और ईसा मसीह के जन्म से पहले सारी घटते हुए क्रम में चलेगी। तो यहाँ पर 600 बीसी यानी ईसा मसीह के जन्म से 600 बीसी के बाद से लेकर के 712 ईस्वी, अब ईस्वी आ गया। अब जो यहाँ पर 712 ईस्वी में यहाँ पर अरब के लोग भी यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे और मोहम्मद बिन कासिम पहला व्यक्ति, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी होगा जो भारत में सफल आक्रमण करेगा 712 ईस्वी में। और उस टाइम यहाँ पर शासन चल रहा होगा दाहिर का। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। दूसरा आ जाता है मध्यकालीन भारत। 712 से लेकर के 1707 ईस्वी। 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये जो है मध्यकालीन भारत खत्म हो जाएगा और फिर शुरुआत हो जाएगी आधुनिक भारत की। यानी औरंगजेब की मृत्यु से लेकर के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन यानी 1947 तक, इसको पढ़ेंगे हम आधुनिक भारत में। इसके बीच में एक काल और आ जाता है, अगर हम थोड़ा सा देखें तो हम कहेंगे 1885 से लेकर के 1947। इसको हम बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो इनको कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये एक ऐसा काल है जिसमें बहुत सारे देश को आजाद कराने के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, ठीक है, असहयोग आंदोलन हुआ, विभिन्न प्रकार के आंदोलन हुए। तो इसलिए इस काल को हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें हम अपना पूरा सीक्वेंस में पढ़ेंगे, हर चीज को हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।